हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी के उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। तो 18 तारीख यानी 18 फरवरी को कॉमर्स और साइंस का पेपर हो गया इकोनॉमिक्स का, और पेपर काफी आसान आया था। आसान नहीं बोल सकते, मतलब ठीक आया था। जो पढ़ के गया होगा उन लोगों का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा, क्योंकि मेरा अगर माने, हम अपने तरफ से देखें तो 26 से 27 एमसीक्यू सबका सही हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हम मान सकते हैं कि हाँ सही आया था पेपर। ठीक है, और सब्जेक्टिव भी इजी ही था, उतना कोई टफ नहीं था कि लिख ही नहीं सकता है कोई। हाँ, अगर कोई पढ़ के गया होगा तो, अगर आप लोग के पास दिमाग होगा तो अच्छा गया होगा। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर होगा तो, बाई चांस गलती से अगर दिमाग आ गया तो। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए कि पढ़ के जाना है। ठीक है, ध्यान से हर एक सब्जेक्ट में। और अगर इको का पेपर किसी का भी खराब गया है, साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का, तो मेरा विनती है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो आप अपने नेक्स्ट पेपर के ऊपर ना दिखाओ, यानी उसका प्रभाव आपके अगले पेपर जो होने वाला है, जितने भी तारीख को होने वाला है, उस पर नहीं दिखना चाहिए। डन तो। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 19 फरवरी आज है। ठीक है, और आज आप लोग को ये वीडियो आ रहा होगा, और 20 फरवरी यानी ठीक एक दिन बाद होने वाला है आर्ट्स के बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर। और वो कैसा आएगा पेपर, ये मेरे को भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव आप लोग का आसान ही आता है, ज्यादा हार्ड पूछा नहीं जाएगा। लेकिन एमसीक्यूज आपको घुमाएगा। जैसे इस बार कॉमर्स और साइंस वाला पेपर में एमसीक्यूज कुछ ऐसा एमसीक्यूज था, 5 से 6 सवाल, जो कि घुमाने वाला था। ठीक है, और उसमें बच्चा घुमा भी है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ये वीडियो शेयर करते चलना अपने सारे दोस्तों के बीच में, और अगर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्योंकि टीचर, पता है, कोई भी टीचर वीडियो बनाता है तो उसका लालच होता है। लालच इसी बात का है कि बच्चा बढ़िया बढ़िया कमेंट करे, अच्छा अच्छा कमेंट करे, कुछ दिक्कत हो तो वो पूछे, और टीचर रिप्लाई भी देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं तो रिप्लाई दूंगा। और लाइक भी करके चले सेशन को। ठीक है, क्योंकि देखते हो आप लोग, मेरे को पता है कि आप लोग देख रहे हो, लेकिन लाइक करते चलना, तो एक लाइक अच्छा लगता है कि चलो कोई लाइक किया है। डन तो। चलो, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या होने वाला है? सबसे पहला सवाल है, बाजार मूल्य संबंधित होता है, मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विद। मार्केट प्राइस जो एसोसिएट होता है वो होता है अति अल्पकाल मूल्य से, और प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, ऑप्शन नंबर ए होगा पहला क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता में किस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? द प्राइस ऑफ गुड्स इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज डिटरमाइंड बाय प्राइस ऑफ। हाँ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कैसे करके प्राइस डिटरमाइन होता है? तो मांग और पूर्ति, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से। ठीक है, आगे बढ़ता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऑफ फर्म डिटरमाइन प्राइस, ऑब्टेन प्राइस, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कीमत को ग्रहण करता है? ऑब्टेन प्राइस। क्योंकि परफेक्ट, देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये चीज बनाते हैं, फिर जहां पे इक्विलिब्रियम होता है उसके उसके साथ साथ हम लोग और एक डायग्राम बनाते हैं, और ये वाला मेरा होता है परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, और वाई एक्सिस के इक्वल होता है, यानी पैरेलल होता है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष के बराबर होता है। डन तो। आगे, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी। अगर अति अल्पकाल रहा, वेरी शॉर्ट पीरियड रहा, तो पूर्ति क्या होगा? तो पूर्ति होगा पूर्ण बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक। आगे, विच इज अ नॉट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए मोनोपोली फर्म। अच्छा, एक सेकंड, क्या लिखता है कि एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त को इनमें से कौन सी नहीं है? एकाधिकार मोनोपोली फर्म का कौन सा नहीं है पूछा है। अच्छा ठीक है, नॉट अ कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, औसत आय बराबर सीमांत लागत, यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि रेवेन्यू बराबर कॉस्ट तो होगा सर, लेकिन एवरेज मार्जिनल ऐसा तो नहीं हो सकता है। डन तो। चलिए आगे, उसके बाद एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक अंडर। कोई भी परफेक्टली इलास्टिक किसमें होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। अभी अभी डायग्राम बताया आप लोग को। ठीक है, तो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। देखो, पूर्ण लोचदार का वक्र ऐसे बनता है, और पूर्ण बेलोचदार का वक्र ऐसे बनता है। इसमें क्या होता है? ई का मान होता है इन्फिनिटी, यानी अनंत, और ई का मान होता है किसमें? पूर्ण बेलोचदार में, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक में 0। ठीक तो। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। फर्म कॉम्पिटिटिव, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म फेसेस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म क्या फेस करता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन फेस करता है फिक्स्ड प्राइस,
कांस्टेंट एआर, कांस्टेंट एमआर, उपयुक्त सभी, यानी सर ऑल ऑफ दीज, यानी फिक्स्ड प्राइस भी, स्थिर कीमत, स्थिर औसत आगम, स्थिर सीमांत आगम, सब कुछ फेस करता है। डन। तो अच्छा, उसके बाद क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इनमें से कौन सा है जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल नहीं है। देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर है कि नहीं है, बताओ। हाँ सर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होता है, सोच करके बताओ। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होता है कि नहीं होता है? सर होता है सर, हमको नॉट पूछा है। वस्तु की एकरूपता, होमोजीनियस प्रोडक्ट, सर होता है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट्स एंड सेलिंग कॉस्ट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, ये भी होता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है, यानी औसत आय यानी क्या बोल रहा है, एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है, सीमांत आय के। आर इक्वल टू एम आर किस में होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में सर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, और यही मेरा डिमांड कर भी होता है, यही डी के बराबर भी होता है। ठीक है, चलिए आगे 17 नंबर, वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए फर्म अंडर विच टाइप ऑफ मार्केट, अंडर विच टाइप ऑफ मार्केट, अंडर एकाधिकार मार्केट, यानी कि एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में, यानी मोनोपोली में भी और मोनोपोलिस्टिक में भी। डन। तो आगे, विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार यानी मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली होगा। कहाँ है ऑप्शन, केवल एकाधिकारी नहीं, अल्पाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, 18 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समरूप उत्पाद विशेषता है। समरूप उत्पाद मतलब होमोजेनियस प्रोडक्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट हमको पता है कि एक जैसा सामान कहाँ बेचा जाता है, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, यानी ओनली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। उसके बाद किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, पूर्ण लोचदार मतलब समझ रहे हैं, पूर्णतया लोचदार यानी कि ऐसे करके ऐसे, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होगा, जैसे कि आप लोगों को बताया गया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो, यानी कि चक्रीय प्रवाह में, जो आप लोग का दूसरा चैप्टर है शायद किसका, समष्टि अर्थशास्त्र का, तो कहता है कि जो चक्रीय प्रवाह है, आय का चक्रीय प्रवाह, उसमें किसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, उसमें किसको हम लोग शामिल करते हैं, तो किसको शामिल करते हैं हम लोग, उसको शामिल करते हैं वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, दोनों। तो सर दोनों को शामिल करते हैं, किसको शामिल करते हैं वो, दोनों को शामिल करते हैं, ठीक ना हो। हाँ, आगे देखो क्या है, आगे सवाल कहता है कि स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक, और स्टॉक का मतलब होता है क्या, पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज याद है ना। हाँ, और फ्लो का मतलब क्या होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टॉक का मतलब होता है क्या, एक सेकेंड, स्टॉक का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम मतलब फ्लो, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। डन। तो हाँ, देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक, किसमें हम लोग कौन सा आइटम को इंक्लूड करते हैं स्टॉक में, मुद्रा का परिमाप, धन, गोदाम में रखे हुए गेहूं की मात्रा, या ऑल ऑफ दिस, तो सर ऑल ऑफ दिस होगा, क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ फीड स्टोर्ड इन वेयर हाउस, सारा होगा। उसके बाद देखो 2019 का सवाल है जैक कॉमर्स का, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो, फ्लो में हम लोग किसको शामिल करते हैं, फ्लो में हम लोग करते हैं उपभोग यानी कंजम्पशन को, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को, आय यानी कि इनकम को, या उपयोग सभी, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो, रियल फ्लो में कौन कौन सा आता है, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, सर दोनों आता है, और फ्लो ऑफ मनी आता है मनी फ्लो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। उसके बाद परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करता है, विच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय फैमिलीज टू द फर्म, यानी हाउस होल्ड सेक्टर किसको देगा, फर्म सेक्टर को देगा। ठीक है, हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा सारा, लैंड भी देता है, लेबर भी देता है, कैपिटल भी देता है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर सवाल क्या है, तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, विच वन इज इंक्लूडेड इन थ्री सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर में फैमिली, गवर्नमेंट, फर्म, तीनों शामिल है सर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता नहीं है। ठीक है, क्योंकि थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है। डन। तो आगे, विच वन इज इंक्लूडेड इन फोर सेक्टर मॉडल, तो फैमिली भी आएगा, फर्म भी आएगा, गवर्नमेंट भी आएगा, फॉरेन सेक्टर भी आएगा, विदेशी क्षेत्र सारा आएगा। ठीक है, उसके बाद ये सवाल छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या है, एनडीपीएफसी इक्वल टू, अच्छा एनडीपीएफसी इक्वल टू क्या होगा बताओ जल्दी से। हाँ, एनडीपीएफसी बराबर क्या होता है, देखो हम लोग को एक चीज पता है कि एनडीपीएफसी जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा,
क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखो सबसे बड़ा बात है कि हम लोगों के पास दिया क्या है, देखो जीएनपी दिया है, जीएनपी दिया है ना, हमको एनडीपीएफसी निकालना है, तो जी से एन जाएंगे तो माइनस, एक सेकेंड एनडीपीएफसी इक्वल टू जीएनपी एमपी, एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, क्योंकि देखो जी से एन जाएंगे डिप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है, एन से डी तो नहीं है, लेकिन एमपी से एफसी जाएंगे, एमपी से क्या जाएंगे? एफसी, तो माइनस एनआईटी यानी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, समझ गया ना? हाँ ठीक, आगे। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, यानी एनपीएफसी को क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। और यहीं पे अगर डी हो जाता, यहीं पे अगर एन को, एक सेकेंड, कहाँ चला गया, हाँ, और यही अगर इसको अगर मान लो कि हम हटा देते और यहाँ पे हम क्या लिख देते? डी, एनडीपीएफसी, तो उसका आंसर क्या हो जाता? फिर उसका आंसर फिर हो जाता है क्या? डोमेस्टिक इनकम। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? एनएनपीएफसी, तो हम लोग टिक करेंगे नेशनल इनकम को। डन। तो आगे देखो, विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में जो सम्मिलित होता है वो है क्या? वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी रेंट भी, वेज भी, सैलरी भी, इंटरेस्ट भी और प्रॉफिट भी। आगे, व्हाट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? अरे डेप्रिसिएशन है हो, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है क्या? स्थायी पूंजी के उपभोग, स्थायी पूंजी के उपभोग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? डिस्पोजेबल इनकम बराबर पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर को, दोनों को घटा देंगे। डन। तो आगे, यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक हो, तो इफ फॉर अ कंट्री नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज नेगेटिव, देन अगर नेगेटिव हो रहा है यानी कि क्या होगा पता है? कि जो जीडीपी है वो बड़ा है किससे? जीएनपी से। अब जरा से ढूंढो, देखो जीडीपी बड़ा है जीएनपी से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रिजर्व बैंक ने मुद्रा के 4 माप दिए जो कि M1, M2, M3 और M4 है ना, शामिल है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रेजेंटेड 4 मेजर्स ऑफ मनी। ठीक है, 4 गो मेजर दिया है मनी का, सप्लाई, मनी सप्लाई, नेमली M1, M2, M3 एंड M4। तो M1 इंक्लूड, M1 में क्या होता है? M1 में होता है C प्लस डी डी प्लस ओडी। देखो क्या होता है? C प्लस डी डी प्लस ओडी। ठीक है, तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर देखो, इसमें C है, इसमें डी डी है, इसमें ओडी है। देखो नीचे क्या है? उपयुक्त सभी, तो यानी ऑल ऑफ दीज होगा। उसके बाद, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा को निकाल सकते हैं? विड्रॉल से, चेक से, एटीएम से, तो सभी से निकाल सकते हैं। उसके बाद, हु क्लासिफाइड स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शंस ऑफ मनी? पॉल एनजिंग। पॉल एनजिंग ने बताया कि डायनामिक भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है? स्टैटिक फंक्शन भी होता है, यानी कि स्थायिक और गयात्मक। उसके बाद सवाल नंबर 4 क्या कहता है? व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं? अच्छा, व्यापारिक बैंक किस प्रकार का ऋण देता है? जरा बताओ तो हमको, व्यापारिक बैंक किस प्रकार का ऋण देगा? हाँ जी बताइए। देखो ये बैंकिंग का क्वेश्चन है ना, हाँ बैंकिंग चैप्टर का, यानी केंद्रीय बैंक का नहीं, व्यापारिक बैंक का बोल सकते हैं ना। हाँ बताओ, व्यापारिक बैंक किस प्रकार का? हाँ जी बताइए। विच टाइप ऑफ लोन इज एडवाइज बाय कमर्शियल बैंक? कैस्केड, ओवरड्राफ्ट, लोन एडवांस या ऑल ऑफ दिस? तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद व्यापारिक बैंक के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाएगा? विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? एजेंसी, जनरल यूटिलिटी, सोशल फंक्शन, ऑल ऑफ द। ऑल ऑफ द सारा ही गौण कार्य, लेकिन प्राइमरी फंक्शन क्या है? कि जमा स्वीकार करना और लोन देना, ऋण देना। विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? एजेंसी फंक्शन क्या? एक्ट एज अ ट्रस्टी। क्योंकि देखो एडवांसिंग लोन और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट तो प्राइमरी फंक्शन हो गया, ठीक है, और लॉकर फैसिलिटी मेरा जाता है किसमें? जनरल यूटिलिटी में जाता है लॉकर फैसिलिटी। ठीक है, हाँ लॉकर फैसिलिटी उसी में जाता है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन में, सामान्य उपयोगिता के कार्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। साख गुणांक होता है, साख गुणांक क्या होता है बताओ? ये सवाल अच्छा है सवाल। ठीक है, साख गुणांक जो होता है वो मेरा होता है 1/CRR, और अगर LRR लिखा रहता है ना, मान लो कि ऑप्शन में दिया है 1/CRR भी और साथ ही साथ दिया हुआ है 1/LRR भी, तो सर किसको टिक करेंगे? फिर अब 1/LRR को टिक करना। ठीक है, क्योंकि LRR का मतलब क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो।
ठीक है, और दोनों को मिल करके बनता है विधिक आरक्षित अनुपात। विधिक आरक्षित अनुपात बनता है नगद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात को मिला करके, यानी सीआरआर और एसएलआर को जोड़ेंगे तो एलआरआर बनेगा, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए आगे, लीगल रिजर्व रेशियो। उसके बाद क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन सीआरआर, क्रेडिट मनी बढ़ता है जब सीआरआर क्या होता है, जब सीआरआर क्या करता है, फॉल करता है। क्या करता है, फॉल। ठीक है, उसके बाद एटीएम का पूर्ण रूप है, द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी। द मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इज, मेन फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का, ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, व्हाट इज सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है मेरा केंद्रीय बैंक। ठीक है, समझ गया ना। हाँ, एक मिनट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला है, एक सेकंड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरा व्यापारिक बैंक है, सेंट्रल बैंक, हाँ ठीक है। अगर आरबीआई पूछता तो मेरा सेंट्रल बैंक होता, वो ऑप्शन नंबर बी। डन, तो आगे बढ़े, चलो आगे। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक करता है, क्या करता है, इशू करेंसी नोट्स हैं, उसके बाद एक्सेप्ट डिपॉजिट, हाँ ही करता है, प्रोवाइड लोन, हाँ ही करता है, केवल बी और सी, हाँ केवल बी और सी, क्योंकि ये जो काम है ये तो मेरा किसका काम है, बोलो जल्दी, सेंट्रल बैंक का। डन, तो आगे देखते हैं क्या लिखता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या लिखा है कि व्यापारिक बैंक को अपने कुल आस्तियों एक निश्चित अनुपात में जमा अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है, उसे कहा जाता है, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश इज कॉल्ड वैधानिक तरलता अनुपात, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1935, पूरा डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को। और अभी उनके जो प्रेजेंट गवर्नर है वो क्या है, संजय मल्होत्रा, उनके गवर्नर है, किसके, आरबीआई के। इसके पहले जो थे वो क्या थे, सर शक्तिकांत दास। 10वां नंबर, मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विथ, मॉनेटरी पॉलिसी किसके साथ रिलेटेड है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेट, ये फिस्कल पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, खुले बाजार की क्रियाओं से या प्रक्रियाओं से। ठीक है, उसके बाद देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, तो देश में पेपर करेंसी कौन करता है, सेंट्रल बैंक काम करता है, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, कैन कंट्रोल क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, खुले बाजार की प्रक्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, ऑल ऑफ द अबव, तो सर ऑल ऑफ द सभी से वो कंट्रोल कर सकती है। 13 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, निम्न में से साख नियंत्रण का गुणात्मक विधि कौन सा है, देखो, वेरिएशन इन सीआरआर, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो, ओपन मार्केट, बैंक रेट, सीआरआर, ये सब हो गया तुम्हारा क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक, लेकिन गुणात्मक क्या है, उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, रेस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट। डन, तो आगे, सपोज इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इनकम राइजेस फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 4600, 4600 गया, यानी 400 घट गया। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम 4,000 से 4600, तो ये भी 600 बढ़ गया। तो एमपीसी कितना होगा, तो इनकम और क्या बढ़ रहा है तुम्हारा, ये क्या नाम है, कंजम्पशन। ठीक है, तो आई निकाल सकते हो y माइनस सी से, आई निकल जाएगा ना, आई इक्वल टू वाई माइनस सी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 400, और एक्सपेंडिचर हो रहा है मेरा कितना 600, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम, तो एमपीसी कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे, कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार को संतुलित स्तर पर कहाँ किया जाता है, जहां पर एडी यानी सामूहिक मांग, एग्रीगेट डिमांड बराबर होते हैं, एग्रीगेट सप्लाई यानी सामूहिक मांग बराबर होगा सामूहिक पूर्ति के। देखो, ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसको करके जाना, पूंजीगत सीमांत क्षमता या उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बराबर प्रत्याशित आय बटे लागत, यानी प्रोस्पेक्टिव यील्ड बाय कॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ता है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो प्रभावपूर्ण मांग, ये तो हम लोग पढ़े ही थे पहले भी। विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, निवेश के निर्धारक घटक कौन से, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, तो बोथ ए एंड बी। फॉर कीन्स इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज, कीन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय या वास्तविक विनियोग से। उसके बाद, विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एमईसी, एमईसी क्या होता है, तो एमईसी घटता है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल घटता है। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल इन्वेस्टमेंट, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन सा था, वास्तविक निवेश है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। डन, तो
तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन, नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। अपने सारे दोस्तों तक शेयर करना ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।